हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का ईबीएस के इस बेहतरीन सेशन में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ही स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। सीटेट की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि सीटेट की जो परीक्षा है वो आप बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गई है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज हम फैक्ट और क्वेश्चन दोनों लगाएंगे। पहले हम फैक्ट को करेंगे, साथ साथ क्वेश्चन को करते चलेंगे, जिससे कि आपका जो है मनोबल डाउन भी ना हो और कंसंट्रेशन बना रहे। तो अगर हम फैक्ट लगाते हैं उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन लगाते हैं तो ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज़ें होती है जो याद नहीं होती है। तो हम चाहते हैं कि क्वेश्चन भी साथ में लगाएं और फैक्ट भी साथ में लगाएं। फैक्ट हमने इसलिए लिया है कि जिससे आपकी जो भी डाउट है, जो भी कन्फ्यूजन है, वो सभी क्लियर हो जाए फैक्ट के माध्यम से। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ आप लोग कंसंट्रेशन के साथ आप वीडियो को वॉच करिए और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने यहाँ से कितना स्कोर किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। आज का अपना पहला फैक्ट है जो कि सीटेट में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि पचोमपल्ली साड़ी के बारे में आता है कि पचोमपल्ली साड़ी कहाँ की है। ठीक है, तो देखिए तेलंगाना राज्य के पचोमपल्ली कस्बे में ज़्यादातर परिवार क्या हैं? बुनकर हैं। इसलिए इस बुनाई को पचोमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। पचोमपल्ली नाम से क्या पहचाना जाता है? तो तेलंगाना राज्य के पचोमपल्ली कस्बे में ज़्यादातर जो परिवार हैं वो क्या करते हैं? तो बुनकर हैं, यानी कि साड़ी की बुनाई करते हैं। तो इसलिए उनको पचोमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। क्लियर? तो जो पचोमपल्ली नाम पड़ा ये तेलंगाना राज्य से पड़ा। ठीक, आगे आप प्रश्न लगाएंगे कि पचोमपल्ली, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि पचोमपल्ली एक शहर है जहाँ के अधिकांश जो लोग होते हैं वो विशेष प्रकार का एक वस्त्र जिसे वह बुनते हैं पोचमा कहलाता है। यह शहर जहाँ सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियाँ बनती हैं किस राज्य का भाग है? ठीक है, ये पचोमपल्ली तो आ गया, पचोमपल्ली एक शहर है, लेकिन ये किस राज्य का भाग है? तब आप क्या लगाएंगे भाई, बताइए क्या लगाएंगे? तब आप तुरंत लॉक करेंगे तेलंगाना। ठीक है, तब आप लॉक करेंगे तेलंगाना, क्योंकि जो तेलंगाना है पचोमपल्ली राज्य का एक भाग है। अब यहाँ पर हाथी से हम फैक्ट लगाएंगे कि हाथियों को कीचड़ और पानी से खेलना बहुत पसंद होता है। कीचड़ उनकी त्वचा को ठंडक देती है। इनके बड़े कान भी पंखे की तरह हवा करते हैं। हाथी खुद को ठंडा रखने के लिए कान को क्या करते हैं? फड़फड़ाते रहते हैं। एक झुंड में कितना 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं। इसमें मुख्य रूप से मादा और हाथी के बच्चे होते हैं। झुंड में कोई नर हाथी नहीं होता है। वे या 15 साल की उम्र में झुंड छोड़ देते हैं। कौन? तो जो नर हाथी होते हैं वे 15 साल की उम्र में झुंड को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। तो हाथियों को कीचड़ और पानी से खेलना बहुत पसंद होता है, क्योंकि जो पानी होता है उनकी त्वचा को ठंडक देती है। इनके जो बड़े बड़े कान होते हैं दोनों तरफ, आप देखते होंगे, आगे आप देखेंगे कि जो दोनों तरफ बड़े बड़े कान है ना, ये पंखे की तरह ऐसे हवा करते हैं। ठीक, तो एक झुंड में कितनी हाथी और बच्चे होते हैं? तो एक झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और उनके बच्चे होते हैं। क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट से पूछा जाता है कि ABCD ऐसे करके दे दिया जाएगा कि हाथियों को कीचड़ और पानी से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इनके बड़े कान भी होते हैं जो कि पंखे की तरह हवा देते हैं। एक झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर आपको कौन सा विकल्प सही होगा ये आपको चुनना होगा। तो अगर आप फैक्ट को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे तभी वहाँ पर आप स्टेटमेंट कर पाएंगे। तो एक झुंड में याद रखिएगा कि 10 से 12 हाथी और बच्चे होते हैं। ठीक, तो झुंड में यानी कि जो हाथी होती है, कोई नर हाथी होता है, झुंड को कब छोड़ देता है? तो 15 साल की उम्र में झुंड को छोड़ देता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक वयस्क हाथी, यहाँ से सबसे ज़्यादा फैक्ट आपका बनता है कि वो एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना किलो पत्तियाँ और टहनियाँ खा जाता है? तो 100 किलो। ठीक, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? तो 200 किलो होता है। ठीक है, याद रखिएगा 200 किलो होता है। अगर 3 महीने एक हाथी है, अगर उसका बच्चा 3 महीने का है तो इसका मतलब उसका वजन कितना है? 200 किलो है। ठीक,
हाथी ज़्यादा आराम नहीं करते और दिन में सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। आपको 2 से 3 घंटे भी मिलेगा, 2 से 4 घंटे भी मिलेगा। अगर आपको 2 से 3 घंटे और 2 से 4 घंटों में चूज़ करने को हो जाए कि कौन सा सही है, तो 2 से 4 घंटे लगाना। ठीक, अब आप क्वेश्चन लगाएंगे यहाँ पर। हाथी, ये देख सकते हैं आप, हाथी भाई बड़ा जानवर है। हाथी क्या है? बड़ा जानवर है और इसको बहुत गर्मी लगती है, इसलिए ये पानी और कीचड़ से खेलना इसको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। प्रश्न नंबर, अब यहाँ पर प्रश्न लगाएंगे कि निम्न में से हाथियों के विषय में कौन सा विषय सही नहीं है? झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही नेता होती हैं, बिल्कुल सही है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ ही होती हैं, बताइए। हाथी बहुत ज़्यादा सोना पसंद करते हैं, हाथी कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ ही होती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हाथियों का झुंड होता है, झुंड में कोई नर हाथी नहीं होता है। याद रखिएगा, झुंड में कोई भी नर हाथी नहीं होता है, उसमें सिर्फ कौन रहता है? तो हथिनियाँ ही रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? तो झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है वही नेता होती है। जब हथनी ही होती हैं तो जो सबसे बुजुर्ग होगा वही नेता होगा, ये भी सही है। ठीक है, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ ही होती हैं, भी सही है। हाथी बहुत ज़्यादा सोना पसंद करते हैं, हाथी कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। तो अब बताइए, हाथी बहुत ज़्यादा सोना पसंद करते हैं क्या? तो यहाँ पर देखिए, एक वयस्क हाथ, सॉरी यहाँ पर नहीं है भाई, कहाँ गया? हाँ, यहाँ पर हाथी ज़्यादा आराम नहीं करते, वे दिन में सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। और यहाँ पर क्या है? हाथी बहुत ज़्यादा सोना पसंद करते हैं। तो यही आपका सी विकल्प क्या होगा? गलत होगा, और आपको गलत वाला ही चुनना है। क्लियर? अब प्रश्न देखिए, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए कि हाथी एक साथ समूह में रहते हैं जिसे झुंड कहा जाता है। अगर आप समाज में रहते हैं, 2 या 2 से लोगों के साथ मिलते बैठते उठते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? समूह कहा जाता है, ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, वैसे अगर जानवर हैं, हाथी हो गया, कोई भी जानवर हो गया, अगर समूह में रहते हैं तो उनको क्या कहते हैं? झुंड कहा जाता है। हाथी को आप देखे होंगे 2, 4, 10 हाथियाँ, जैसे नीलगाय हो गया, तो झुंड में चलते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही होते हैं। ठीक है, हाथी एक साथ समूह में रहते हैं जिसे झुंड कहा जाता है, बिल्कुल सही है। हाथियों के झुंड में कितनी भी मादा हाथी अपने बच्चों के साथ रह सकती हैं। हाथियों के झुंड में कितनी भी, यानी कि बहुत सारी मादा हाथी अपने बच्चों के साथ रह सकती हैं, या फिर नर हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रह सकते हैं। इसके पश्चात वह अपना झुंड छोड़कर नर हाथियों के झुंड में सम्मिलित हो जाते हैं। बताइए यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? अभी आपने क्या पढ़ा कि जो नर हाथी होते हैं वो झुंड में नहीं होते हैं। इसका मतलब नर हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रहते हैं, उसके पश्चात वो क्या करते हैं? झुंड को छोड़ देते हैं और नर हाथियों के झुंड में चले जाते हैं। बताइए ये सही होगा, या फिर हाथियों के झुंड में कितनी भी मादा हाथी अपने बच्चों के साथ रह सकती हैं? तो यहाँ पर एक बार आप देखेंगे कि एक झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और उनके बच्चे ही रहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन गलत होगा कि नहीं होगा? बताइए, सी ऑप्शन गलत होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर जो है आपको ए और बी ऑप्शन ही क्या होता है? सही होता है। ए और बी ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि नर हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने ऐसा पढ़ा भी तो नहीं है ना, कि नर हाथी जो होते हैं झुंड में नहीं रहते हैं। और हाथियों के झुंड में कितनी भी मादा हाथी अपने बच्चों के साथ रह सकती हैं? तो कितनी भी नहीं, 10 से 12 मादा हाथी अपने और बच्चों के साथ रह सकती हैं। तो ए और बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर बाघ से देखिएगा कि एक बाघ रात में हम में से अधिकतर लोगों की तुलना में 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। जो बाघ होता है वो रात में मनुष्य की तुलना में कितना गुना? तो 6 गुना अधिक देख सकता है। आपको फैक्ट को ध्यान से पढ़ना है। जैसे ए फैक्ट आपको देख सकता है, ए फैक्ट आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो इसलिए आपको फैक्ट ध्यान से अगर आप पढ़ोगे तब आप वहाँ पर देख पाओगे। एक शब्द आपका 1 नंबर काट देगा तुरंत। तो यहाँ पर एक बाघ जो होता है और रात में मनुष्य की तुलना में कितना गुना? तो 6 गुना अधिक देख सकते हैं। यहाँ पे बाघ को देख रहे हैं, छोटे छोटे कान होते हैं बाघ के। बाघ के शरीर पर
केवल पीले और काले रंग के फर होते हैं। फर का मतलब समझते हैं कि जो ये बाल आप देख रहे हैं ये पीले और काले रंग के होते हैं, बल्कि उनके शरीर पर पीली और काली धारियाँ भी होती हैं। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि एक जो बाघ होता है वो मनुष्य की तुलना में 6 गुना अधिक देख सकता है। कब? दिन में कि रात में? तो रात में। ठीक है, कब देख सकता है? तो रात में देख सकता है। बाघ के शरीर पर न केवल पीले और काले रंग के फर होते हैं, बाघ के शरीर पर ना तो पीले और काले रंग के बाल होते हैं, बल्कि उनके पीले और काली धारियाँ भी होती है। आप पीले और काली धारियाँ देख रहे हैं, पीले और काले रंग के बाल भी होते हैं और उनकी जो धारियाँ होती है वो किसके कारण होती है? तो बाल के कारण होती है। आगे आप देखेंगे कि बाल की मूछें बहुत संवेदनशील होती हैं और हवा में हलचल या कंपन को महसूस कर सकती हैं। अगर कोई भी जानवर जंगल में प्रवेश कर लिया है तो बाघ उसको तुरंत पहचान जाता है। किससे? तो कंपन के द्वारा वो पहचान जाता है। बाघ की सुनने की क्षमता इतनी तेज होती है कि वह पत्तों की सरसराहट और घास पर किसी जानवर के हिलने डुलने की आवाज़ में फर्क कर सकता है कि जंगल में कौन सा जानवर घुस गया है। बाघ के कान अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं। कान तो आप देख रहे हैं किसे छोटे छोटे हैं, लेकिन अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं और इसके चारों ओर से आने वाली आवाज़ों को पकड़ने में मदद मिलती है। किसके द्वारा? तो कानों के द्वारा। उसके कान भाई जब अलग अलग दिशाओं में घूमेंगे तो अलग अलग दिशाओं की आवाज़ों को भी तो सुनेंगे, तो इनके सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। अगर जानवर के हिलने डुलने की आवाज़ कहीं से भी सुनाई दे तो उसमें फ़र्क समझ जाते हैं कि कौन सा जानवर जंगल में एंट्री ले चुका है। बाघ अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। बाघ जो होता है वो अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे मनुष्य होता है अलग अलग उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए अलग अलग चीज़ों की तैयारी करता है, वैसे बाघ जो होता है वो अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे कि गुस्सा होने पर या बाघिन को पुकारने के लिए यह गर्जना या खर्राटे भी ले सकते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, एक बाघ को मूत्र की गंध से तुरंत पता चल जाता है कि उसके क्षेत्र में कोई दूसरा बाघ आया है या नहीं। जैसे कि कुत्ता भी तो भाई मूत्र की गंध से ही पता लगाता है कि उसके एरिया में कोई दूसरा कुत्ता आ गया है। इसकी गर्जना 3 किलोमीटर तक सुनाई जा सकती है। यानी कि ये जो बाघ गर्जता है तो इतना तेज़ गर्जता है कि इसकी जो गर्जना होती है, गर्जने की जो शक्ति होती है, ये 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। अब इस फैक्ट को आप लोग ध्यान से समझिए और आप क्वेश्चन लगाइए कि यहाँ पर क्वेश्चन कैसा है। तो देखिए, बाघ के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? आपको यहाँ पर गलत वाला कथन को ढूंढना है। ठीक, सबसे पहले कथन सही वालों को लगा दीजिए। इसके शरीर पर पीली और काली धारियाँ होती है, बिल्कुल सही। अपनी मूँछों की सहायता से अपने शिकार का पता लगा लेता है, बिल्कुल सही। अपनी मूँछों की सहायता से शिकार का पता लगा लेता है। बताइए, अंधेरे में इसकी आंखों की रोशनी मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा होती है। आप बताइए, 4 गुना हो गया तो आपको लगता है कि अगर स्टेटमेंट में सीटेट पूछ लिया कि इसकी आंखों की रोशनी मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा होती है, 5 गुना ज़्यादा हो, तो आपको लगता है कि मनुष्य से ज़्यादा होती है, बस कितना गुना। लेकिन ये जो 4 गुना है ना, एक ही शब्द है, लेकिन एक शब्द आपके 1 नंबर तुरंत कट जाएगा। इसकी गर्जना 5 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। बताइए तो कौन सा इसमें, बताइए 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर है। अब एक बार आपको स्टेटमेंट हम दिखाने की कोशिश करेंगे। इसकी गर्जना 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। कितने किलोमीटर तक? तो 3 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी आँखों की रोशनी इतनी तेज होती है कि ये 6 गुना बेहतर देख सकता है। कितनी गुना बताइए? तो 6 गुना, ठीक। अब बताइए कौन सा ऑप्शन भाई गलत है? तो सी और डी, यानी कि सी ऑप्शन यही तो सही है। गलत तो भाई यही है ना, सी और डी ही तो गलत है, और हमें गलत वाला ही तो चाहिए। तो हमेशा याद रखिएगा, मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक तो आपके चील, बाज और गिद्ध देख सकते हैं। अब कुछ एनिमल्स फैक्ट आप देख लीजिए कि जिन जानवर, यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं कि जिन जानवरों के बाहरी कान, ऐसे कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं, ऐसे कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं। तो आप
आपको लगता है यार ऐसा कौन सा जानवर है, तो सबसे आसान तरीका है कि जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ नहीं होते, ठीक है, जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ नहीं होते और शरीर पर बाल नहीं होते, वे क्या देते हैं, तो अंडे देते हैं। और जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं, वे क्या देते हैं, बच्चे देते हैं, एक शिशु को जन्म देते हैं। ठीक, जैसे देखिए, जैसे आप गाय को देखते हैं, है ना, गाय को देखते हैं, आप भैंस को देखते हैं, बकरी को देखते हैं, भेड़ को देखते हैं और खुद फीमेल को देखते हैं, है ना, मनुष्य को देखते हैं, मनुष्य में फीमेल को देखते हैं। तो जो गाय होते हैं, भैंस होते हैं, बकरी होते हैं, मनुष्य होते हैं, इनके कान दिखते हैं, बताइए, इनके कान दिखते हैं। अभी आपने बाघ को देखा तो इसके कान दिखे हैं, दिखे, तो बिल्कुल दिखे, इसका मतलब कि ये बच्चे देते हैं। ठीक है, बाघिन फीमेल की बात हो रही है। तो जो गाय होते हैं, भैंस होते हैं, बकरी होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो क्या करते हैं, एक शिशु को जन्म देते हैं, क्योंकि इनके जो कान होते हैं वो बाहर की तरफ दिखते हैं और शरीर पे बाल होते हैं। क्लियर, जिनके शरीर पर बाल दिखे और कान दिख जाए वो समझ लीजिए बच्चे देंगे, एक शिशु को जन्म देंगे। और जिनके शरीर पर बाल और कान ना दिखे, अगर आपको वहाँ पर गौरैया दे दिया जाए तो गौरैया वहाँ पर ऑप्शन में दे दिया जाए, तो अब गौरैया तो आपने कभी देखा होगा ना, जब देखा होगा तो आप सोचिए कि क्या गौरैया के कान होता है, हमने तो नहीं देखा, क्या आपने देखा, नहीं देखा। जब गौरैया के कान नहीं होता है और बाल नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं। क्लियर, जो पक्षी होते हैं वो अंडे देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर सांप को देख लीजिए, सांप से फैक्ट आप देख लीजिए, इसका एक स्टेटमेंट मतलब अभी आपको बाद में थोड़ा देखने को मिलेगा। तो सांप को देख लीजिए, भाई सांप तो बड़ा भयानक है। तो हमारे देश में पाए जाने वाले कई प्रकार के सांपों में से केवल 4 प्रकार के सांप ही जहरीले होते हैं, यानी कि हमारे देश में बहुत प्रकार के सांप पाए जाते हैं, लेकिन जहरीले सांपों की बारी आती है तो कितने प्रकार के जहरीले सांप होते हैं, तो केवल 4 प्रकार के ही जहरीले सांप होते हैं। ठीक, कौन कौन से, कोबरा, कॉमन क्रेट, रसेल, ठीक है, और क्या होते हैं बताइए, करैत भी तो होता है भाई, इसको करैत ही बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको करैत ही बोलेंगे, कि कोबरा होता है, करैत होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं रसेल, वाइपर जिसको बोलते हैं डोविया, स्केल वाइपर, अफाई। ठीक है, तो 4 प्रकार के आपके जहरीले सांप होंगे, कोबरा हो गया और करैत हो गया, रसेल हो गया और अफाई सांप हो गया। तो ये 4 प्रकार के आपके जहरीले सांप होते हैं। क्लियर, एक सांप के 2 खोखले दांत होते हैं। कितने खोखले दांत होते हैं एक सांप के, तो 2 खोखले दांत होते हैं। ठीक है, ये जो कोबरा होता है आपका, ये भी तो, हाँ कोबरा तो ले लिया गया है यहाँ पर, कोबरा जहरीला होता है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं। ठीक है, जब यह काटता है तो जहर के माध्यम से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है, जहर इंजेक्ट करता है। ठीक है, सांप के काटने की दवा सांप के जहर से ही बनाई जाती है। जो सांप की दवा होती है, सांप के काटने पर हमें जो दवा मिलती है सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराई जाती है, वो सांप के ही जहर से बनाई जाती है। यानी कि हमारे देश में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ठीक है, सांप के 2 खोखले दांत होते हैं। सांप जब काटता है तो जो जहर फैल जाता है, वो जब हमें दवा अगर चाहिए तो दवा सांप के जहर से ही बनाई जाती है, जो कि सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अजगर के बारे में, तो अजगर एक जहरीला सांप नहीं है, क्योंकि देश में तो बहुत सारे सांप पाए जाते हैं, लेकिन अजगर जो आप देख रहे हैं ये जहरीला सांप नहीं होता है। सपेरे के संगीत को सांप नहीं सुन सकते, लेकिन केवल यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपन को महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सांप भी क्या देते हैं, तो अंडे देते हैं, क्योंकि इनके
शरीर पर न तो बाल होते हैं न तो कान आपको दिखाई देंगे, तो इसलिए क्या देते हैं, तो ये अंडे देते हैं। उनके बाहरी कान नहीं होते, वे केवल ज़मीन पर कंपन महसूस करते हैं। इनके कान ही नहीं होते। आपने कहीं यहाँ पर कान देखा है इनके सांप के? नहीं होते भाई। तो सांपों के बारे में फैक्ट देखिए, सांपों के बारे में सही कथन का चयन करें। सही कथन का आपको चयन करना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। कोबरा सांपों की एक जहरीली किस्म है, बिल्कुल सही। एक जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, जिसके माध्यम से जहर सांप के काटने पर किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। तो यही क्या है, गलत है, क्योंकि 4 नहीं 2 खोखले दांत होते हैं, है ना। सर्वदंश की दवा सांप के जहर से बनाई जाती है, बिल्कुल सही। और हमें चाहिए क्या, सही वाला चाहिए। ए सही है हमारा, बी सही है और डी सही है, सी तो गलत ही है। तो ए यानी कि ए बी डी किस में है भाई, ए बी और डी, यानी कि ए विकल्प लॉक हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से सांपों के बारे में गलत कथन खोजें। यहाँ पर एक जगह आपको सही कथन, एक जगह आपको गलत कथन। कि गलत कथन को, सांप के कान नहीं होते, ये क्या है, सही है भाई। सांप के कान नहीं होते क्योंकि वो कंपन को महसूस करता है ना। सांप जमीन पर उत्पन्न कंपन को महसूस करता है, ये भी क्या है आपका, ये भी सही है। सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, तो ये क्या गलत है, क्योंकि सांप के 2 ही खोखले दांत होते हैं। भारत में 6 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, तो ये भी क्या है आपका, गलत है, क्योंकि भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। सांप हैं किसानों के दोस्त, ठीक है, ये भी क्या आपका सही है। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन भाई, कौन सा ऑप्शन बताइए, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो आपको ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और यानी कि पहला, दूसरा, 5वां क्या है, सही है। तीसरा और चौथा गलत है। तीसरा और चौथा किस में है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि तीसरा और चौथा ही गलत है। अब सरीसृप क्या होते हैं, जो रेंगने वाले जीव प्राणी होते हैं, जो रेंगने वाले जीव होते हैं वो आपके सरीसृप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहे होंगे, छिपकली हो गया आपका, मगरमच्छ हो गया, और बहुत सारे जानवर हैं कि जो कि रेंगते हैं, तो आपके सरीसृप में आते हैं। तो सरीसृप यानी कि रेप्टाइल जो होते हैं, उन जीवों को कहते हैं जिनकी बड़ी खाल भाई, बड़ी खाल छिलके वाली होती है और वे ठंडे खून वाले होते हैं। उनके बच्चे अंडे से पैदा होते हैं। आपने कभी ठंडे में छिपकली को देखा? क्योंकि वो शीत निद्रा में चली जाती हैं। कहाँ जाती हैं? शीत निद्रा में। ठंडे खून वाले होते हैं, अगर वो शीत निद्रा में न जाए तो उनके खून जम जाए। सांप हो गया, ठीक है, छिपकली हो गया, मगरमच्छ हो गया आदि, तो ये सभी क्या होते हैं कि ये सभी अंडे देते हैं। मगरमच्छ हो गया, सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, छिपकली हो गया, गिरगिट हो गया, हैं, गिरगिट हो गया, ये सभी क्या देते हैं, तो अंडे देते हैं। अब स्तनधारी आप देख लीजिए, स्तनधारी क्या होते हैं कि जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं, वो सभी जीव स्तनधारी होते हैं। जो एक शिशु को जन्म देते हैं और शिशु को दूध पिलाते हैं, वो स्तनधारी होते हैं, ठीक है। यह प्राणी जगत का एक समूह है, दूध पिलाते हैं जो इनकी मादाएं से निकलता है, ठीक, मादाओं से निकलता है। मनुष्य हो गया, जिसमें मनुष्य फीमेल आते हैं। गाय हो गया आपके, चमगादड़ हो गया आदि हो गया, जिसके कान आपको दिखाई देंगे, बाल रहेंगे, वो सभी स्तनधारी होते हैं। तो चमगादड़ क्या है, एक पक्षी है लेकिन ये स्तनधारी है, शिशु को जन्म देता है और शिशु को दूध भी पिलाता है। इसके देख सकते हैं आपको कान दिख रहा है ना, जब कान दिख रहा है तो सिंपल सी बात है ये बच्चे देगा। अब यहाँ पर देखिए फैक्ट कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए कि ऐसे जानवर जिसके बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे विकसित शिशु को जन्म देते हैं। बिल्कुल क्या है, सही है ना। और हमें सही कथन वाला का ही चयन करना है। ऐसे जानवर जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। बिल्कुल सही। ऐसे जानवर जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते वे विकसित शिशु को जन्म देते हैं। जब बाहरी कान नहीं होंगे, बाहरी कान जब नहीं होंगे और शरीर पर बाल नहीं होंगे तो क्या देंगे, तो अंडे देंगे। ये क्या है आपका, गलत है। ऐसे जानवर जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। अगर होते हैं तो ये
बच्चे देते हैं, ए भी क्या गलत है। यानी कि ए और बी ऑप्शन सही है। किस में है? ए और बी, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मधुमक्खियों के बारे में आपको देखना है, जो कि मधुमक्खी से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि मधुमक्खी पालन का सही क्रम क्या है, मधुमक्खी पालन का सही समय क्या है, कितनी मधुमक्खियाँ होती हैं। ठीक है, तो मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एपिस इंडिया होता है। मधुमक्खी का जो वैज्ञानिक नाम होता है एपिस इंडिया होता है, और मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, कभी भी आप जो है वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो एपिस इंडिया लगाइएगा, और मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो एपीकल्चर कहा जाता है। तो मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है एपिस इंडिया। शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों को पालने की प्रणाली को एपीकल्चर कहा जाता है। भाई शहद निकालने के लिए मधुमक्खी पालन जरूरी होता है, जिसको एपीकल्चर बोलते हैं। मधुमक्खी अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देते हैं। यानी कि मधुमक्खी पालन का जो सही समय होता है क्या होता है? तो अक्टूबर से दिसंबर होता है। ये अक्टूबर से दिसंबर तक ही अंडे देते हैं। मधुमक्खी पालन का सही समय यही होता है। यह मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है। मधुमक्खी लीची के फूलों से आकर्षित होते हैं। कृत्रिम संस्कृत में शहद के लिए, सिरप के लिए, मधु बनाने के लिए चीनी दी जाती है। यानी कि जब मधुमक्खी पालन करने लगते हैं तो हमें जो है चीनी, वहाँ पर जो बक्सा रखा जाता है उसमें चीनी का घोल डाला जाता है। ठीक, तो संस्कृत में शहद के लिए, सिरप के लिए, मधु बनाने के लिए चीनी दी जाती है, कितने सारे चीज़ों के लिए। तो अब यहाँ पर देखिए मधुमक्खी पालन के बारे में सही कथन का चयन किया। 1 जनवरी से मार्च मधुमक्खी पालन का शुरू समय होगा, तो आपको होगा तो अभी हमने पढ़ा था कहाँ से? अक्टूबर से दिसंबर। भाई गलत है। मधुमक्खी लीची के फूलों से आकर्षित होती है, बिल्कुल सही। मधुमक्खी को रखने और उनके द्वारा उत्पादित शहद को संग्रहित करने के लिए बक्से की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही। मधुमक्खियों के लिए शरबत बनाने और चीनी खरीदी जाती है। ठीक, इसी को खाती पीती हैं तब जाके शहद निकलता है ना। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तीसरा, यानी कि दूसरा है भाई, तीसरा नहीं है। दूसरा, तीसरा और चौथा किस में है? दूसरा, तीसरा, चौथा से विकल्प सही हो जाएगा। कि जो मधुमक्खी पालन का सही समय होता है वो होता है अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर। ये लीची के फूलों से आकर्षित होती हैं, है ना। और इनको जो है पालने के लिए बक्सा का जो है बनाया जाता है। इनको पालने के लिए जो है शहद उत्पादित करने के लिए बक्से की ज़रूरत पड़ती है, और मधुमक्खी के लिए शरबत बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है ना, चीनी का घोल बनाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए मधुमक्खियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती हैं, बिल्कुल सही। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती हैं। एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती है। एक जो छत्ता होता है उसमें कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं, बाकी सब मादा मक्खियाँ होती हैं, तो ये भी सही है। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं। बहुत सारी मक्खियाँ ऐसी होती है छत्ते में जो श्रमिक होती है, काम करती हैं, और जो फूलों से वो रस को चुनती हैं। ठीक है, नर मक्खियाँ शहद के लिए फूलों का रस एकत्रित करती हैं, ये भी क्या गलत है। कि नर मक्खियाँ जो है शहद के लिए फूलों का रस एकत्रित नहीं करती हैं, जो श्रमिक मक्खियाँ होती हैं वो करती हैं। तो इसलिए कौन सा विकल्प सही है भाई? तो यानी कि ए विकल्प, बी विकल्प सही है, और डी विकल्प। ए बी डी किस में है? बी विकल्प में, कि ए बी और डी सही है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। एक छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं, और नर मक्खियाँ प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती हैं। एक छत्ते में केवल नर मक्खियाँ ही होती हैं। ठीक है, ये भी सही है, कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं, और छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती है, तो यही इतना सही है। बाकी क्या है? गलत है। यानी कि ए बी और डी, बी विकल्प राइट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 नहीं है भाई, प्रश्न नंबर 3 ही है। प्रत्येक मधुमक्खी कॉलोनी में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। प्रश्न नहीं है, फैक्ट होना चाहिए। ठीक है, फैक्ट है, प्रश्न नहीं है, फैक्ट है। प्रत्येक मधुमक्खी कॉलोनी में एक प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। कौन कौन सी? रानी मधुमक्खी जो कि क्या देती हैं भाई? जो कि अंडे देती हैं ना।
नर मधुमक्खी जो होती हैं वो क्या करती हैं, कार्यकर्ता मधुमक्खी क्या करती हैं, जो कार्य करती हैं। ठीक है, नर मधुमक्खी जो होती हैं वो छत्तों की देखभाल करती हैं, कार्यकर्ता मधुमक्खी जो होती हैं वो श्रमिक मधुमक्खी होती हैं जो ले आती हैं यानी कि शहद वगैरह, जूस वगैरह को। ब्रेल लिपि के बारे में पढ़ोगे आपकी ब्रेल लिपि क्या है, कितने बिंदुओं पर आधारित है। तो लुइस ब्रेल फ्रांस के थे। 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजारों से खेलते हुए उनकी आंखों की रोशनी चली गई। कौन, लुइस ब्रेल। ठीक है, कहाँ के थे, तो फ्रांस के थे। पढ़ाई में बहुत रुचि थी, तो यह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीके सोचने लगे और फिर एक तरीका निकाला जो बाद में लुइस स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। भाई जब 3 साल के थे तो इनकी आंखों की रोशनी चली गई, तो पढ़ने में इनको बहुत रुचि थी, तो सोचते थे कि कैसे क्या करें कि जिससे हम पढ़ सकें। तो इन्होंने बहुत विभिन्न तरीका निकाला जो बाद में लुइस स्क्रिप्ट के नाम से जाने जाते हैं, लुइस कहानी के नाम से जाना जाता है। एक मोटे कागज़ पे एक नुकीले चीज़ से 6 बिंदुओं को उभारा जाता है, फिर उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इन्हें स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है। यह ब्रेल लिपि कहलाती है। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित है। ठीक है, यानी कि यह जो ब्रेल लिपि है वो 6 बिंदुओं पर आधारित है। और बिंदु कैसे होंगे, तो बिंदु होंगे उभरे हुए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बिंदु कैसा होता है, बिंदु होता है उभरे हुए, जिससे उंगली की सहायता से उस पर स्पर्श किया जाता है, छुआ जाता है। ठीक, जिसको बोलते हैं लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल कहाँ के थे, तो फ्रांस के थे। लुइस ब्रेल के द्वारा ब्रेल लिपि बनाया गया। भाई अब यहाँ प्रश्न देखेंगे, ब्रेल लिपि में एक मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु की पंक्तियाँ बनाई जाती हैं। यह लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है, तो तुरंत लगा देंगे आप, 6 बिंदुओं पर आधारित है। अब यहाँ पर खेजड़ी के पेड़ से भाई फैक्ट आपका बनेगा, यह अधिक जल के बिना बढ़ता है। यह अधिक जल के बिना बढ़ता है। देखिए कैसा मतलब सीटेट फैक्ट बनाता है, पॉइंट ऐसे पूछता है कि यह अधिक जल के बिना बढ़ता है। आप तुरंत आप सोचेंगे कि इसको बढ़ने के लिए ज़्यादा जल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये जो बिना शब्द है ना, इसका मतलब कि यह अधिक जल के बिना नहीं बढ़ता है। इसको बढ़ने के लिए ज़्यादा जल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसको, तो खेजड़ी के पेड़ को। इसकी छाल का प्रयोग औषधि बनाने में किया जाता है, दवा बनाने में किया जाता है। लोग इसके फल पकाकर खाते हैं। इसकी लकड़ी ऐसी होती है कि यह कीड़ों से प्रभावित नहीं होती है। ठीक, क्षेत्र के जानवर खेजड़ी की पत्तियों को खाते हैं। उस क्षेत्र के जानवर जहाँ पर खेजड़ी पेड़ है। खेजड़ी या खेजड़ली स्थान के जोधपुर जिले का एक गांव है। गांव का नाम खेजड़ी के पेड़ों से लिया गया जो कभी गांव में प्रचुर मात्रा में थे। ठीक है, खेजड़ी का पेड़ मुख्य रूप से रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। खेजड़ी का पेड़ कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में पाया जाता है। तो खेजड़ी वृक्ष के अन्य राज्यों में नाम, यानी कि खेजड़ी को अन्य राज्यों में किस नाम से जानते हैं, तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इसको समी का पेड़ बोलते हैं। समी का पेड़, समी का पेड़ आप देखे होंगे, समी। ठीक, तेलंगाना में इसको जम्मी बोलते हैं, गुजरात में खिजरो बोलते हैं, और राजस्थान में इसको क्या बोलते हैं, तो खेजड़ी बोलते हैं। प्रश्न आपका राजस्थान से ही आ जाता है। हरियाणा में इसको जमती बोलते हैं और पंजाब में इसको जांदा बोलते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो प्रश्न बनता है वो खेजड़ी का राजस्थान से ही बनता है। अब प्रश्न देखेंगे कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। सही कथन क्या है, यानी कि सही कथनों का आपको चयन करना है। यह वृक्ष मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी कि राजस्थानी। सिंपल सी बात है, जब राजस्थान में पाया जाता है तो राजस्थान का जो भाग है, जो एरिया है, वो क्या है, रेगिस्तानी है। ठीक, यह ज़्यादा जल के बिना बढ़ता है। बिल्कुल सही है कि इसको बढ़ने के लिए ज़्यादा जल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह एक छायादार वृक्ष है और बच्चे इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही है। अगर छायादार वृक्ष नहीं होता तो क्या जो जानवर है इसकी पत्तियों को खाते, पत्ती तो उसी में रहेगी ना जिसमें छाया होगा। यह अपनी तना में जल जमा करता है और लोग इस जल को पीने के लिए पतले पाइप का इस्तेमाल करते हैं। रेगिस्तानी ओक की बात की जा रही है। ठीक है, रेगिस्तानी ओक की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपको A, B और C जो फैक्ट है
वो सही है, स्टेटमेंट सही है, बाकी डी क्या गलत है। तो ए, बी और सी यानी कि ये विकल्प सही हो जाएगा। दो बार इस क्वेश्चन को लिया गया नहीं। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर बदल दिया गया है। क्वेश्चन उसी तरह पूछा गया है लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन बदला है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, बिल्कुल सही। इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। देखो क्वेश्चन वैसे सेम है लेकिन थोड़ा सा जल के बिना, यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र, यहाँ पर रेगिस्तान क्षेत्र। यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। तो किसकी बात की जा रही है? तो ये तो रेगिस्तानी ओक की बात की जा रही है ना। इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियाँ होती हैं कि अनुभव और चिंतन को स्थान देता है। तो ये भी क्या गलत है भाई, है ना। तो यहाँ पर सही क्या है? ए, बी और डी। डी नहीं, ए, बी, सी, डी है ना। हाँ, ई तक है। तो ए, बी और डी इसमें भी सही है। तो ए, बी, डी किस में है? ए विकल्प यहाँ पर सही है। यहाँ पर देखो ए विकल्प यहाँ भी सही है, ए विकल्प यहाँ भी सही है। और क्वेश्चन का स्टेटमेंट ऐसे ही पूछा गया, सेम टू सेम है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर परिवर्तन है, थोड़ा सा। इसमें देखो बच्चे इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं, और यहाँ पर देखिए यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है। यहाँ पर रेगिस्तानी ओक की बात यहाँ पर भी की गई है और यहाँ पर भी की गई है। ठीक, तो आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा भाई, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। बीज के बारे में आपका प्रश्न बनता है कि ऐसा कौन सा जो है फल है जिसमें बीज होते हैं, जिसमें बीज नहीं होते, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो हाँ, हमारी बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं यूट्यूब पे, जहाँ आपको जो है पेड़ पौधे से क्वेश्चन मिलेगा, पूरा क्वेश्चन ही क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद जानवर से मिल जाएगा, पक्षियों से मिल जाएगा, बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं। लेकिन ये वीडियो हमने स्पेशली इसलिए बनाया है कि जिसमें फैक्ट और क्वेश्चन दोनों आपको देखने को मिले। कुछ चीज़ें इसमें छूट गई हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो बीज यहाँ पर देखिएगा कि बीजों को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप देते थे। ये सूखी लौकी है भाई, सूखी लौकी लग नहीं रही है, सूखी लौकी है, पता नहीं है, सूखी लौकी ही तो है शायद। तो बीजों को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर लेप कर देते थे और नीम की पत्तियाँ इन्हें कीड़ों से बचाती थी। ठीक, पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं और कपड़ों में चिपक कर तथा पानी के जरिए भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। बीज को आप देखते होंगे, अमरूद का पेड़, बीज अमरूद का पेड़ कहीं है और अमरूद का बीज कहीं जाके पड़ जाता है और वहाँ पेड़ उग जाता है। तो वैसे जो प्राचीन काल के समय में लोग बीजों को कैसे रखते थे, तो सूखी लौकी में रखकर उसमें लेप लगा देते थे जिससे कि बीज सही सलामत रहता था, है ना। जैसे गेहूँ वगैरह आप स्टोर करके रखते हैं तो उसमें नीम की पत्ती डाल देते हैं, जिससे नीम की पत्ती क्या होता है कि कीड़े नहीं लगते हैं उसमें। इसी तरह यहाँ पर देखिए पौधे स्वयं भी अपने बीजों को फेंक देते हैं। पौधे जब एकदम पक जाते हैं, यानी जब फल पक जाता है तो गिर जाता है, तो पौधे, इसका मतलब कि पौधे स्वयं अपने बीजों को फेंक देते हैं। जब फल गिर जाता है तो फल क्या पौधा उठा के खा लेगा, बताइए। तो फल तो कोई दूसरा खाएगा, जब दूसरा खाएगा जहाँ खाएगा वहीं फेंक देगा। तो यहाँ पर इसका मतलब कि पौधे स्वयं भी अपने बीजों को फेंक देते हैं और कपड़ों में चिपक कर तथा पानी के जरिए भी एक दूसरे से दूसरी जगह चला जाते हैं। कभी कभी बीज कपड़ों में आपके चिपक गए, कहीं चले गए, या फिर पानी बरस रहा है उसके माध्यम से कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, तो वैसे होता है। जैसे देखिए नाशपाती हो गया, भिंडी हो गया, करेला हो गया, खीरा, टमाटर, चीकू आदि में क्या होता है, तो आदि में इसमें बीज होता है। याद रखिएगा, नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू, इस सभी में बीज होता है। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है, प्रश्न बनता है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग गाय के गोबर से घरों की लिपाई करते हैं। किस लिए करते हैं, तो चिकना बनाने के लिए, साफ बनाने के लिए, और या फिर कीड़ों से दूर रखने के लिए। तो वैसे मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़े नहीं लगते हैं, क्योंकि मिट्टी में क्या है, गोबर का मिश्रण है।
कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में जल्दी से अंकुरित होता है। आप जब धनिया का पौधा उगाते हैं तो बीज को क्या करते हैं, कपड़े में बांध के उसको पानी में एक दिन भिगो देते हैं। तो उससे क्या होता है, जब उसको बोते हैं तो जल्दी बीज अंकुरित होता है। जो लोग गांव से हैं भाई, हम लोग तो गांव से, तो जल्दी मतलब इसको समझ सकते हैं कि कितनी जल्दी अंकुरित हुआ है, क्योंकि कपड़े में बीज सांस लेने में सक्षम होता है ना। दांत के दर्द के ट्रीटमेंट के लिए लौंग को इस्तेमाल में लाया जाता है। लौंग नहीं भाई, ये लौंग, ये बड़ा वाला लौंग नहीं है, ये लौंग है, ठीक है, लौंग है। अगर दांत दर्द हो रहा है तो लौंग आप दबा लीजिए, दांत सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कैसा कौन सा जिसमें बीज हैं। तो निम्नलिखित फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिसमें बीज होते हैं। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती होगा, नाशपाती, ठीक, समझ जाइए भाई, नाशपाती। आलू, टमाटर। अब इस आपको उस ऐसा विकल्प चुनना है जिसमें बीज होता है। तो बताइए कौन सा बीज किस में होता है। नाशपाती में होता है, भिंडी में होता है, करेला में होता है, खीरा में होता है, टमाटर, चीकू में बीज होता है ना। तो देखिए आलू में बीज होता है, नहीं होता। सबसे पहले इसको आप काट दीजिए। यहाँ पर आलू है, बीज होता नहीं होता, काट दीजिए। अब आपको ए ऑप्शन और सी ऑप्शन में देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर देखिए प्याज है ना, प्याज में बीज होता है, नहीं होता, काट दीजिए प्याज को। यहाँ पर आपको प्याज दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, काट दीजिए। जब आलू और प्याज में बीज नहीं होता, आलू प्याज को हटाइए। तो इसमें किस में भाई बीज होता है, तो बी ऑप्शन निकल गया। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, आलू, टमाटर में क्या होता है। अरे कहाँ से भाई लग गया ये तो नहीं होगा ना। हाँ, यहाँ पर एक टमाटर कटा है, यहाँ पर आलू कटा है। यहाँ पर देख करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर में क्या होता है, बीज होता है। आपने यही तो पढ़ा था कि नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू में बीज होता है। तो अगर प्रश्न से पूछा जाए तो आलू टमाटर को सबसे पहले निकालिए। जब आलू टमाटर को निकालेंगे तो रास्ता साफ है। अब रेशम के कीट से प्रश्न बनता है कि रेशम के कीट कहाँ पलते हैं। जो रेशम के कपड़े पहनते हैं वो रेशम के कीट से निकाले जाते हैं। रेशम के कीट को उगाए जाते हैं कहाँ, मलबरी के पौधे पे या फिर शहतूत के पत्तियों पे रेशम के कीट पलते हैं। आपने कभी देखा नहीं है तो देख लीजिएगा। तो ये जो पत्ता है ना, एक इसका है भाई, तो एक पत्ता आपको मलबरी का मिलेगा, ठीक है। रेशम का कीट जीता जागता होता है, जीवित होता है। रेशम का कीट शहतूत के पत्ते खाते हैं और उत्तरी चीन के मूल निवासी हैं, ठीक। मलबरी कुछ नर कीट अपनी मादाओं को अपनी गंध से पहचान लेते हैं। अगर पूछा जाता है कि जो नर कीट होते हैं रेशम के, वो अपनी मादाओं को कैसे पहचानते हैं, तो गंध से पहचान लेते हैं। रेशम के कीट अपनी मादा कीड़ा को उनकी गंध से कई किलोमीटर दूर ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ से पर देखिएगा, हमने यहाँ से क्वेश्चन नहीं लिया है, यहाँ से सिर्फ आपके एक ही क्वेश्चन बनते हैं कि रेशम के कीट कहाँ पलते हैं। तो मलबरी के पत्ते और शहतूत के पत्तों पर पलते हैं, शहतूत के पत्ते पे पलते हैं, ठीक। लेह लद्दाख की बारी आती है। लेह लद्दाख से प्रश्न बनता है ऐसा कौन सा स्थान है जो ठंडा रेगिस्तान है। ऐसा कौन सा रेगिस्तान है जो ठंडा है, तो लेह लद्दाख की बारी आती है। तो लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है जो जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में महान हिमालय पर स्थित है। कौन, तो लेह लद्दाख, जिसको बोलते हैं ठंडा रेगिस्तान, है ना। लद्दाख के लोग अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से पशुपालन पर निर्भर होते हैं। लेह लद्दाख के लोग जो होते हैं उनकी जो मुख्य आजीविका होती है वो उनका पशुपालन होता है। पशु, भेड़ बकरियाँ यही सब करते हैं। जैसे चांगपक जनजाति होते हैं, आपने देखा होगा कि कौन सी शॉल है भाई, है ना। तो चांगपा जनजाति जो होते हैं वो लेह लद्दाख से वहीं से बिलोंग करते हैं। तो इस क्षेत्र में हर साल 10 सेंटीमीटर जितनी वर्षा, कम वर्षा होती है। यानी कि जो लेह लद्दाख का जो पार्ट है वहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होता है, 10 सेंटीमीटर कम जितनी वर्षा होता है। इस क्षेत्र में ठंडी हवाएं और तेज़ धूप का अनुभव होता है। प्रश्न बनेगा लेह लद्दाख के बारे में कथन ए और आर को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ आपके पेपर सेकंड में पूछा जाता है और फर्स्ट का है कि अभिकथन ए क्या कह रहा है, लद्दाख के लोग अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से मवेशियों को चराने पर निर्भर हैं। मवेशियों का मतलब क्या होता है कि जो जानवर होते हैं, है ना।
और आर क्या, इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होती है फिर भी ज़मीन कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती है। तो यहाँ पर भाई पर्याप्त वर्षा ही तो आपने नहीं पढ़ा था ना, क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम होती है, पर्याप्त नहीं होती है। तो हमारा आर ऑप्शन तो कट ही जाएगा, हमारा ए तो सही होगा ना। तो यहाँ पर देखिए ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। तो ए और आर दोनों क्या है भाई बताइए? ए और आर दोनों यहाँ पर सत्य कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो यही तो सही हो जाएगा कि ये तो सत्य है ना कि लद्दाख के लोग अपनी आजीविका के लिए क्या करते हैं, लेह लद्दाख के लोग अपनी आजीविका के लिए क्या करते हैं, पशुपालन पर निर्भर होते हैं, जिसको मवेशिया बोलते हैं। और इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा ही तो नहीं होती है, तो इसलिए आर क्या है, आर गलत है और ए सत्य है। वर्ली कला किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र को लगाइए कि महाराष्ट्र में वर्ली चित्रकला प्रसिद्ध है और बिहार में क्या, मधुबनी। प्रश्न है कि कन्नौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है। कन्नौज जो शहर है इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर भारत के एक राज्य का जिला है जिसका नाम है क्या, तो ये जो कन्नौज शहर है ये इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का जिला है, ठीक, कन्नौज। बस यहीं से भाई ये वीडियो ख़त्म होती है। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज, एक्सपर्ट क्लासेस।